बादशाह एक है, गुलाम बेशुमार है। बादशाह एक है और गुलाम बेशुमार है। इस तरह से हंटर्स और एग्रीकल्चरर्स के दरमियान जंगें शुरू हुई। जिन लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा था उन्होंने पहले एग्रीकल्चर शुरू की। तो नॉलेज इज ऑलवेज ए पावर। तो अब उनके लिए दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि वो भी एग्रीकल्चर शुरू कर ले, और सेकंड ये था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनके पास अनाज के ज़खायर मौजूद हैं, उनको लूटे। जंग में कैदी बनाए थे, उनको गुलाम बनाया। बाद में अपने कबीले के जो कमज़ोर लोग थे उनको भी उन्होंने गुलामों में शामिल कर दिया। उस ज़माने में मवेशियों के साथ साथ गुलामों की मंडियाँ लगती। गुलामों की मंडियाँ कहाँ से वो पत्थर लाते थे और बड़े अच्छी क्वालिटी का स्टोन इजिप्ट में मौजूद था। मिस्र के गुलाम जो थे वो खुशकिस्मत थे, उनको पता था कि उनका फ़िरौन कौन है। माओ ने अपने बच्चों को सीनों पर लगा के इन सारी मुश्किलात का सामना करते हुए तारीख तरीन गारों से निकाल के रोशन शहरों तक ले आए। आप देखिए कितने सालों बाद अमेरिकी डेलीगेट चाइना आया। चाइना को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को चाइना की ज़रूरत है। इसमें हर एक की कोशिश है जो ताकतवर कौमें हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लें। जंगों का क्या फ्यूचर है? ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। जिस वक्त इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली ये मोस्ट तरक्की याफ्ता जगह थी, उस वक्त अमेरिका को कोई पूछता भी नहीं, पता भी नहीं कहाँ होता है। दुनिया की जो थी ना लास्ट सिविलाइजेशन ने फर्स्ट सिविलाइजेशन पे कब्जा किया। अभी तो देखें पूरी कायनात पड़ी हुई है जो आपने डिस्कवर करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू 23rd एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सर आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की कि इंसानों को इंसानों से ख़तरा क्यों है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। आज मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि एग्रीकल्चर का तनाज़ा कब शुरू हुआ? एग्रीकल्चर तनाज़ा नहीं है। एग्रीकल्चर से पहले हमारे पास दो अदवार गुजरे हैं। अच्छा। एक फूड गैदरिंग का था, एक हंटिंग का था। वो दोनों अदवार ऐसे थे कि जिसमें परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं थी, टेम्परेरी सेटलमेंट थी। लोगों को जहाँ खुराक मिलती थी, जहाँ हंटिंग एनिमल्स मिलते थे, उधर माइग्रेट कर जाते थे। तो माइग्रेशन वाज फ्रीक्वेंट। तो इस तरह से जब मुख्तलिफ जगहों पे ये क्राइसिस पैदा हुआ कि शुरू में पहला क्राइसिस हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि फूड गैदरिंग का, फिर हंटिंग का। तो फिर इंसान के पास जो ना उसके बाद यही था कि अब मुतबादल क्या है। उन्होंने मुतबादल के तौर पे, अल्टरनेट के तौर पे एग्रीकल्चर शुरू किया। अब यह कि एग्रीकल्चर बिल्कुल डिफरेंट था पहले दोनों से। एग्रीकल्चर का ये था कि इसके लिए आपको परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। तो कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू दी परमानेंट सेटलमेंट्स, जिसके बाद फिर जो है ना गाँव बनना शुरू हुए, सेटलमेंट बनना, बस्तियाँ बनना शुरू हुई, लोगों ने एक जगह ठहरना शुरू कर दिया। वो जो माइग्रेशन है वो ख़त्म हो गई। अब उसकी माइग्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम हो गई। और एग्रीकल्चर का तकाजा भी ये था कि एक जगह पे आप होंगे तो वहीं आपको रहना है। लेकिन इसके साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ी। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इंसानों की तरक्की है जो कभी भी इवन डेवलपमेंट नहीं हुई, हमेशा अनइवन डेवलपमेंट होती है। Why? कुछ इंसान जो हैं तरक्की करके पहले आगे निकल जाते हैं, कुछ बाद में निकल जाते हैं। अब जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो कुछ जगहों पे ऐसा था कि वहाँ पे हंटिंग एनिमल की शार्टेज होगी, कुछ पे नहीं हुई। जिन पे हंटिंग एनिमल्स की शार्टेज नहीं हुई वो एग्रीकल्चर में दाखिल नहीं हुए। लेकिन जिनको हुई उनको मुतबादल ये ढूंढना पड़ा, ऑब्वियसली उनको जाना ही पड़ा। तो उन्होंने एग्रीकल्चर जिन्होंने शुरू कर लिया वो ज़्यादा डेवलप थे। लेकिन अनइवन डेवलपमेंट इसलिए कह रहे हैं कि वो सारी दुनिया पे हर जगह पे ये एक वक्त में शुरू नहीं हुआ। कुछ लोग अभी तक फूड गैदरिंग में थे, कुछ लोग अभी तक हंटिंग में थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग जो थे जिन्होंने पहले शार्टेज फेस की फूड की, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर जो आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर में एक और क्वालिटी है डिफरेंट। एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, उसको आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज। हाँ, जो कि हंटिंग में नहीं थी। हंटिंग में आप स्टोरेज नहीं कर सकते थे। हंटिंग में भी नहीं कर सकते, फूड गैदरिंग में भी नहीं कर सकते। फ्रूट गैदरिंग, वेजिटेबल गैदरिंग, उनको कितनी देर आप स्टोर कर लेंगे। वो एक डेली एक्टिविटी होती थी और बेशुमार फूड मौजूद थी तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये जो है एग्रीकल्चर, इसके लिए स्टोरेज आपको फैसिलिटी आपको है कि आप गंदम स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए, या और जो ज़रिए अजनास हैं पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं।
अब हुआ ये कि कुछ लोग तो ऐसे तरक्की याफ्ता हो गए, और यहाँ पे शुरू में यही था कि जो जिन लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा था उन्होंने पहले एग्रीकल्चर शुरू की। तो नॉलेज इज ऑलवेज ए पावर, आज भी है। जो ज़्यादा नॉलेज में आगे हैं वो कौमें तरक्की याफ्ता, वो आगे निकल गई हैं। कुछ जो नॉलेज में पीछे हैं उस वही ज़रा रुके हुए हैं, वो उनसे पीछे रह गए हैं। तो इस तरह से जब स्टोरेज वाला मसला आ गया तो फिर क्या था कि जब बाद में कुछ सालों बाद, मे भी 100 साल बाद, मे भी 50 साल बाद किसी जगह पे, वहाँ पे जब उन लोगों को ये शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना करना पड़ा तो अब उनके लिए दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि वो भी एग्रीकल्चर शुरू कर लें, और सेकंड ये था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनके पास अनाज के ज़खायर मौजूद हैं, उनको लूटें, उनके साथ जंगें करें, उनसे छीन लें, क्योंकि वहाँ उनको पता है उनके पास अनाज मौजूद है तो हम उनसे छीन लेंगे। इस तरह से हंटर्स और एग्रीकल्चरिस्ट के दरमियान जंगें शुरू हुई। अब इन जंगों के नतीजे में होता यह है कि कोई एक हारता है, एक जीतता है। अगर तो हंटर जीते हैं तो मीट ईटर तो पहले ही थे, और उन्होंने अगर एग्रीकल्चरिस्ट को अपना इंस्लेव कर लिया है, उन पर काबू पा लिया है, तो फिर उनका ये काम क्या था, एक तो उनके अनाज जो जहीरा शुदा अनाज पे उनका कब्जा हो गया, दूसरा वो इंसान भी कब्जा हो गए। उनके लिए दोनों ही खुराक थे, वो इंसानों को भी जिंदा खा जाते थे। तो वो उनका जो मर्दम खोरी का अपने किस्से बेशुमार हैं, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर का कबीला जो है वो जीत गया, उन्होंने हंटर पे काबू पा लिया है, तो वो उनको इंस्लेव करते थे, उनको ज़मीनों पे काम करते थे। ज़मीनें अनलिमिटेड थी, ज़्यादा ज़मीनें काश्त कर लेंगे, ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस कर लेंगे, तो उन्होंने ये काम किया। इस तरह से उन्होंने जो डिफीटेड हंटिंग ट्राइब थे, जो शिकार पे अभी थे, उनको जो उन्होंने शिकस्त दे दी, तो उनको उन्होंने एनस्लेव कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। तो उनसे वो खेती बाड़ी का काम लेते थे, मवेशी चराने का नाम लेते थे, काम लेते थे। अब ये है कि ये सिलसिला जो ना वो चलता रहा। अब उसमें जो तादाद बढ़ती गई, पूरे का पूरा जो एग्रीकल्चर का ट्राइब है वो एक किस्म का वो थे, वो ओनर थे और दूसरे स्लेव थे। स्लेव ओनर और स्लेव, एक क्लास सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है, तबकाती निज़ाम जिसको कह सकते हैं, एक गुलामदारी निज़ाम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इस तरह से शुरू हुआ। अब उसमें यह है कि ये जो गुलामदारी निज़ाम था ये आगे चलता गया। अब उसमें शुरू में तो वो जो 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 उन्होंने जंग में कैदी बनाए थे उनको गुलाम बनाया, बाद में अपने कबीले के जो कमज़ोर लोग थे उनको भी उन्होंने गुलामों में शामिल कर दिया। तो बादशाह एक है, गुलाम बेशुमार है। बादशाह एक है और गुलाम बेशुमार है। गुलाम बेशुमार है, उनसे काम लेने उन्होंने उसके लिए एक सिस्टम बनाया। एक तो ये शुरू में उनके बनता आ रहा था कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आती थी तो कोई एक बंदा होता था जो उनको बराबर तकसीम कर देता था अपने कबीले में। लेकिन एक तो वो एक इंस्टीट्यूशन पैदा हुआ। दूसरा ये है कि जब जंगें शुरू हुई तो डिफेंस के लिए एक बंदा मुकर्रर किया जाता था कि जब कोई हमला हो हमारे कबीले के ऊपर, एग्रीकल्चर के कबीले के ऊपर, तो वो डिफेंस में लीड करेगा। अब यह है कि ये दो बंदे जिनकी इनकी अहमियत बढ़ गई, और इनकी अहमियत बढ़ने के साथ साथ ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता गुलामों की तादाद बढ़ गई, और इन दोनों ने मिल के तो उस पर कब्ज़ा कर लिया, उस पर गुलाम बनाने शुरू कर दिए। अब यह है कि उस ज़माने में ये था, आहिस्ता आहिस्ता बादशाह बनना शुरू हो गए, गुलाम बनना शुरू हो गए। जैसे मिस्र में बहुत बड़े गुलामदारी निज़ाम था, लिजर्ड स्लेव सिस्टम था, फ़िरौन थे और उनके गुलाम थे बेशुमार, कई किस्म की चीज़ें थी। उसके कई चीज़ें आपको मिलती हैं कि किस तरह ज़ालिमाना तरीके से वो गुलामों से काम लेते थे। उन्होंने पिरामिड बनाई, जो 4-4 टन वजनी पत्थर उठा के गुलामों ने वो कहाँ से कहाँ खींच के, रस्सों की मदद से खींच के कहाँ रखे। एग्जैक्टली। अब ये इसके मज़ीद तहकीक हो रही है कि और क्या टेक्नोलॉजी थी। अब ये देखें उस वक़्त अभी पुली भी ईजाद नहीं हुई थी, तो वो रस्सों की मदद खींच के कहाँ से वो पत्थर लाते थे, और बड़े अच्छी क्वालिटी का स्टोन इजिप्ट में मौजूद था। तो वो इस तरह से उन्होंने पिरामिड बनाई, बिल्कुल। जिनको हराम मिस्र कहते हैं। हाँ, और यूसुफ साहब अगर देखा जाए तो वो असल एफर्ट्स थी हाँ जी, जो की जाती थी, मजबूरन की जाती थी। उनको मार मार के गुलामों से वो काम करवाते थे, और उसके बदले में क्या था, नाम भी तो गुलाम। गुलाम। उन्होंने उनसे उन्होंने सिर्फ 2 वक्त की रोटी देनी है उनको, वो लगे हैं सारा कुछ खेती बाड़ी उन्होंने करनी है, और उन्होंने अपने आका की खिदमत करनी है। बिल्कुल ऐसा था। गुलाम शायद हम अब भी हैं, लेकिन बाद का तो मैं कहता होता हूँ कि मिस्र के गुलाम जो थे वो खुशकिस्मत थे,
उनको पता था कि उनका फ़िरौन कौन है। हम भी गुलाम हैं, हमें एग्जैक्टली भी 2 वक़्त की रोटी मिलती है। बिल्कुल हम अपनी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा गुलाम कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ से हमारी डोरी हिलती है, क्या वो करता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब इसमें जो गुलामदारी निज़ाम है, इसमें जो होता था स्टैंडर्ड, जो स्टेटस, उसका स्टेटस हाई है, जिस पर गुलाम ज़्यादा है। क्योंकि गुलाम जो है ना ज़्यादा होंगे तो उनसे खेती बाड़ी का काम भी लिया जा सकता है, उनके लिए मवेशी चराने का काम लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी। इस तरह चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा वक्त भी आया मुख्तलिफ़ जगहों पे कि आहिस्ता आहिस्ता अनइवन सेटलमेंट की मैंने की बात की है कि वो एक जैसी तरक्की, यानी एक जैसी इवन डेवलपमेंट कहीं कभी आज भी नहीं है। ओके आज भी एक मुल्क आ गया, 2 कुछ पीछे हैं। पहले अब देखें, इस वक्त इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। जिस वक्त इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली ये मोस्ट तरक्की याफ्ता जगह थी, ममालिक हाँ उस वक्त अमेरिका को कोई पूछता भी नहीं था, पता भी नहीं था कहाँ होता है, किन गारों में, किन बियाबानों में, कहाँ पे रह रहा, कोई उनका हाल ही नहीं था। वो बहुत ही प्रिमिटिव थे, इनसे बहुत पीछे थे, लेकिन उसके बाद वो आगे चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये जो सारे तरक्की याफ्ता चीज़ें थी, इसमें नंबर 1 वाज मेसोपोटामिया, इराक जिसको कहते हैं आजकल। तो मेसोपोटामिया जो है वो इन सारी सिविलाइजेशन से पहले था, जैसे सबसे पहले तरक्की याफ्ता, तरक्की की मुनाजिल तय की, वो आ गया था। जब अमेरिका ने जो जो फर्स्ट गल्फ वार थी, सेकंड गल्फ वार थी, इराक पे कब्ज़ा किया, तो उस वक्त किसी ने कहा कि दुनिया की जो थी ना लास्ट सिविलाइजेशन ने फर्स्ट सिविलाइजेशन पे कब्ज़ा किया है। तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी हैं तो आपको मुसलसल जदोजहद करनी पड़ती है उसको मेंटेन रखने के लिए, वरना कोई बाहर से बाद में तरक्की याफ्ता हुआ है, जो कुछ जिस पास हथियार ज़्यादा है, जिस पास सुपीरियर वेपन्स हैं, जिस पास फौजें ज़्यादा हैं, वो आके तो वो कब्ज़ा कर लेगा। फिर दूसरा ये है कि इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें जिनको हम दरियाफ्त करना है, जिनको हमने उनके इन्वेंशन करनी है। दरियाफ्तें और ईजादात बेशुमार इंसान को कहाँ से कहाँ ले गई हैं। एक वो वक़्त था कि जब इंसान जो है वो गारों में था और इस तरह बियाबानों में, जंगलों में किस्म किस्म के मसाइल, कहीं पे फ्लड्स हैं, कहीं पे ज़लज़ले हैं, कहीं पे सुनामी है और मुश्किल हालात थे। इर्द गिर्द सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन वहाँ से गुज़रता हुआ वो आया। और इसमें मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि इसमें सबसे बड़ा किरदार इंसानियत को की बका के लिए जो एफर्ट है, जो कुर्बानी है, वो ख़वातीन की है। माँओं ने अपने बच्चों को सीनों पर लगा के इन सारी मुश्किलात का सामना करते हुए तारीख तरीन गारों से निकाल के रोशन शहरों तक ले आई। तो ये इनके ऊपर भी मैं एक अलग से करूँगा कि इनका क्या रोल था, कैसे Sacrifice. इनको क्या क्या इनकी किस तरह से? सेक्रीफाइसेज है। लेकिन ये सारा कुछ करने के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती गई। ये गुलामदारी निज़ाम जो है ना साल खा साल रहा। गुलामों की मंडियाँ लगती थी, गुलाम और कनीज़ें बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे। इसमें एक वाक़या आपके बड़ा मशहूर मरूफ है कि जिसमें मिस्र में जो गुलामों की मंडियाँ लगती थी या गुलाम बेचे जाते थे, बाकी जगहों भी थे, उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसी मंडी में वो बिकने के लिए आए। तो उस पर यह है कि लोग अपने घरेलू कामकाज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मंडियों से गुलाम खरीदते थे। जैसे आजकल लोग आजकल मंडियों से आपको जानवर मिलते हैं, आपको खाने पीने की अशिया मिलती हैं, सब्जियां होगी, फ्रूट्स हो गए, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि मंडियों से इंसानों को खरीदा जाता था। इंसानों को खरीदा जाता था। आज भी मवेशी मंडियाँ में लगती हैं, लोग मवेशी भी खरीदते हैं। बिल्कुल हाँ जी, वो की मंडियाँ लगती हैं। उस ज़माने में मवेशियों के साथ साथ गुलामों की मंडियाँ लगती थी। गुलामों की मंडियां सर गुलामों की मंडियाँ, गुलामों का मकसद ये था कि उनसे आप खेती बाड़ी ज़्यादा करवा सकते हैं, उनसे जी मवेशी ज़्यादा पाल सकते हैं। तो इस तरह से जिसके पास गुलाम ज़्यादा है उसका स्टेटस हाई है, वो रिच है, वो अमीर है। तो ये किस्म का स्लेव इकानमी इसको कहते हैं कि स्लेव इकानमी आगे चली है। लेकिन ये स्लेव इकानमी जो है ये कितनी की देर भी चलती। बिल्कुल इसमें यह है कि अगर स्लेव जो है खेतों पे काम कर रहे हैं, दूर दराज कहीं पे पानी लगाना है, फसलें काश्त करनी है, लेकिन उनको क्या उसके इंटरेस्ट है पैदावार बढ़ाने में, क्योंकि वो जब ऐसा करेंगे तो उनको तो वही 2 वक्त की रोटी मिलनी है, हाँ उनके पास कोई खास बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बस उनके एक काम में इजाफा है। नहीं,
कि वो ऑलरेडी गुलाम है, वो गुलाम है। गुलाम ही रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये है कि उसमें जो आका थे, जो स्लेव ओनर थे, उन्होंने एक नई चीज़ सोची कि ये तो प्रोडक्शन ही कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही तो हमारा क्या बनेगा। अच्छा उन्होंने एक उनको इंसेंटिव दिया। अच्छा, क्या ये इंसेंटिव? इंसेंटिव ये था कि जो खेती बाड़ी आप करोगे, जो फसल आप प्रोड्यूस करोगे, मेहनत से करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसका एक परसेंटेज आपको मिलेगा। अच्छा, तो ताकि वो उनको परसेंटेज क्या था? मतलब कोई 10%, कोई 20%। अच्छा, हाँ जी, पहले तो सिर्फ रोटी मिलती थी और कुछ ही नहीं था। मतलब एक वो तो लालच दी गई। एक लालच दी गई कि तक तुम अपनी फैमिली बना सकते हो, कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ें जो ना वो आगे चलती गई। तो ये एक दौर था जो स्लेव ओनर्स का था। अब हम स्लेव ओनर्स के बाद जिस दौर में दाखिल हुए हैं उसकी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है। फिलहाल ये है कि ये स्लेव ओनर जो है ना, ये सिलसिला उसमें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता हुआ आज भी मौजूद है। आज भी कुछ मुल्क बहुत ज़्यादा आगे हैं, उन्होंने एक्सटर्नल कंट्रोल है बहुत सारे छोटे मुल्कों के ऊपर, उनका कब्ज़ा जब मर्जी हो जाता है, इस तरह की चीज़ है। लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। एक वक्त आएगा जो हम थर्ड फियर की बात की थी, तीसरा खौफ वाला, वो इनको ले बैठेगा। अच्छा, या तो वो तीसरा खौफ जो है ना वो इस किस्म का होगा कि या तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, तो या इनको अपना कोई सबक हासिल करना पड़ेगा कि उनको अपना पूरा देना पड़ेगा। एक है फिक्रा के इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये तो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें ना, कई कई चीज़ें ऐसी आ रही है कि जो लोग आपस में पहले बोलते नहीं थे, काम नहीं करते थे, अब हम एक पिछले मैंने कहा था एक ट्रांजिशन एज में है। पुराना निज़ाम जो है ना वो टूट फूट रहा है और नया निज़ाम अभी बना नहीं है, इसलिए इसमें कुछ जंगें भी होंगी, कुछ अनइवननेस भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली सेटल होगा। इंसानों को इंसानों की कदर करनी पड़ेगी। हाँ जी। एट द एंड इंसानों की कदर ही करनी पड़ेगी। इन्होंने सर्टिफाई खुद ही तीसरा खौफ पैदा किया ना, इंसानों को इंसानों से खौफ ना करते, आराम से मिल बैठ के खा लेते और चीज़ें और पैदावार बढ़ा सकते थे, क्या कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उससे बाज नहीं आए। अब यह है कि एक वक्त आएगा कि जब मौत नज़र आएगी, किसी पर और मुतवाज़ल नहीं रहेगा, तो इनको आपस में करना पड़ेगा। अब देखें इस वक्त ये चीज़ें ऐसा ऐसा शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कितने सालों बाद अमरीकी डेलीगेट चाइना आया है। बिल्कुल, चाइना को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को चाइना की अमेरिका को ज़रूरत है, इसी तरह रूस को ज़रूरत है, सारी दुनिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसमें जो इस वक्त सिलसिला है वो आगे चलता जा रहा है, तो इसमें और आगे बढ़ेगा। इंसानों को एक वक्त आएगा यूनाइट होना पड़ेगा। और ये इस वक्त जो है ये दौर जो शुरू हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन सोशल मीडिया का ये इंसानों को आपस में जोड़ रहा है। पहले एक वक्त था कि इंसानों को पता नहीं होता था अमेरिका के में भी कोई रहता है, अमेरिका है कहाँ पे, अफ्रीका है कहाँ पे। लोग कहीं कभी कभार कोई ट्रैवलर, कोई इब्न बतूता, कोई ट्रैवलर को वो जाता था सैर करने, तो वापस आके किताब लिखता था। उस पर उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी, उस किताब में आधा झूठ होता था, बढ़ चढ़ के चीज़ें बयान करनी, मैंने ये देखा, मैं फलान देखा, मैंने बंगाल देखा, तो सुई के सुराग में से ऊँटों की कतार गुजर रही थी, रियलिटी बेस्ड लोगों ने बुक नहीं थी। दिलचस्पी से वो आते सुननी। लेकिन अब ये है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी रैपिड है, और सबसे बेहतरीन बात कि लोगों में शऊर आ गया है। वो नॉलेज के साथ आया ना, नॉलेज जो बड़ा है। अब ये है कि किसी जगह पे कोई वाक़या होता है तो इतना स्पीडी उसकी स्प्रेड होता है, वो चीज़ें कम्युनिकेशन इतनी तेज़ हो गई है कि चंद सेकंड में वो सारी दुनिया में फैल जाता है कि ये वाक़या अमेरिका में हुआ है। कई दफ़ा देखिए हमारे हैं, हमारे कोई दोस्त अमेरिका में होते हैं मतलब, तो वो हमें सुबह उठ के बताते हैं कि लाहौर में फलां जगह धमाका हो गया। टेक्नोलॉजी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ये इंसानों को इकट्ठा भी करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा, एक सवाल, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, एक सवाल है मेरे माइंड में कि इंसान दूसरे इंसान का गुलाम क्यों है? इंसान में एक ख्वाहिश है कि मैं हर चीज़ पे काबज़ हो जाऊँ। हालांकि पता भी है कि कब्जा करके क्या करेगा, एक लिमिटेड ज़िंदगी है, बड़ा कितना ही जी लेगा, 60 साल 70 साल 100 साल, और में बूढ़ा होकर मरना है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भी मरना है, बीमारियों का शिकार होकर भी मरना है, कहाँ जंगे, कहाँ हाँ जंगों में मरना है, बिल्कुल
तो ये चीज़ें जो है ना, इस वक्त दुनिया ऐसी है कि जिसमें जो है ना कि ज़मी मीर और सुल्तान से बेदार है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ रही हैं। आज में जो ये सिलसिला है, इसमें आगे तो बढ़ना ही है, इंसानों ने इकट्ठे होना ही है। इसमें यह है कि इंटरकनेक्टेडनेस, इंसान आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होना जो है ना बहुत बड़ा इनकलाब है। और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस, तो ये दो चीज़ें बड़ी की वर्ड्स हैं, पहले भी ये यूज़ किए हुए हैं, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस। इस तरह से इंसान करीब आएंगे, मिल के चलेंगे, और उसी से उनकी तकमील भी होगी, तकमील आदम होगी। अभी तो तकमील आदम कोई नहीं है। अब वो आदम कहाँ है जिसको फरिश्तों ने सजदा करना था? अभी तो उसके कौन तो उसको सुनता है। तो अब यूँ यूँ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो तरक्की होगी, जो इल्म आगे बढ़ेगा, वो उसमें जो भी इल्म से आगे बढ़ा है, माजी की तारीख भी गवाह है, जो नॉलेज में आगे है उसी ने वर्ल्ड को रूल किया है। नॉलेज इज पावर, ये है। तो ये इंसानों में अमन कब आएगा, तहम्मुल कब आएगा? अमन तो खुद बहुत नहीं आएगा, ये अमन इनको मजबूर कर देगा कि ये अमन से रहें आपस में एक दूसरे पे, वरना आपस में लड़ के मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जो थे इससे पहले जानदार थे, बड़े बड़े डायनासोर थे, क्या कुछ थे, जो सर्वाइव नहीं कर सके, वो ख़त्म हो गए, उनकी खुराक ख़त्म हो गई, उन्होंने अपनी खुराक के ज़ख़ीरे खुद तबाह किए, और वो अब सर्वाइव नहीं करते, सब खत्म हो गए, उनका नामो निशान नहीं है। हम कहीं उनकी हड्डियाँ ढांचे ढूंढते फिरते हैं, म्यूजियम में देखते हैं, जो है वो तो खुद बनाई होती है ना, उसमें यह है कि इस तरह सा चीज़ें। अब इंसान जो हैं वो भी अगर उस तरह नहीं करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान एक अक्लमंद, एक थिंकिंग एनिमल है, हाँ जी, और ये इस तरह का हल ढूंढ लेगा, पहले भी उन्होंने ढूंढे हैं। इंसान हल ढूंढ लेते हैं, इंसानों में इतना शऊर है कि उनको पता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही तो उसका दूसरा पहलू क्या है, उसका दूसरा हल क्या है, फ़ौरन ढूंढ लेते, जैसे आपने बताया इतना कुछ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कुरान मजीद में एक वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, कि दो भाई थे, और उसमें से एक भाई जो ना उसके पास 99 भेड़ें थी। अच्छा। दूसरे के पास एक भेड़ थी। अच्छा, एक के पास 99 और दूसरे के पास एक। दूसरे के पास सिर्फ एक। तो जिस पास एक थी वो शिकायत लेके आया कि ये मेरा भाई है, तो ये मुझसे वो एक भी छीनना चाहता है ताकि मैं उसकी 100 हो जाए। हाँ, तो ये जो है ना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना बड़े फिक्रमंद हुए कि मेरी हुकूमत में इस हद तक हो रहा है कि भाई उसके पास एक भेड़ भी नहीं देना चाहता। तो ये 99 का जो चक्कर है, इससे इंसान बाहर निकलेंगे तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी, आपस में मिलकर भाईचारा, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ये है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, साथ साथ लोग रहते हैं। इस तरह के कई मिसालें मौजूद हैं। साथ साथ जो गाँव में लोग रहते हैं, खेती बड़ी करते हैं, सारा कुछ लोग कई चीज़ें एक दूसरे से ले लेते हैं। किसी ने उससे जो है ना खाना पकाते वक्त नमक ख़त्म हो गया, साथ वाले घर से ले लिया, किसी ने वो प्याज ख़त्म हो गया, साथ वाले घर से ले लिए। ये दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट हो, टोटली डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंस भी सही नहीं है, इंटरडिपेंडेंस भी सही, वो इंडिपेंडेंट भी सही, इंडिपेंडेंस भी सही नहीं है, इंटरडिपेंडेंस, ताकि इंसान एक दूसरे के साथ मिल के रहें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जंगों का क्या फ्यूचर है, ये क्या इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जंगें बेलाखिर ख़त्म होंगी, हो गई ना ख़त्म। हाँ जी, मैंने पिछले जो शुरू के ब्रॉडकास्ट में मुझसे पूछते थे जवाब साहब कि ये इसका क्या होगा, मैं सुना कुछ जीतेगा ना कोई हारेगा। तुम्हारी भी जायज़ है, हमारी भी जायज़ है, जो थक हार के सारे ख़त्म हो जाएंगे, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। तो वही हुआ ना, तबाही होगी। तो जो जितनी भी हो सकती है वो हुई है, लेकिन ये कब्ज़ा जो है ना ये ख़त्म होगा। अब देखो ना, ये जो इस पे हम बहुत सारे पहले पॉडकास्ट कर चुके हुए हैं कि ये स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज आप बनाए, फलां आप बनाए, ताइवान आप बनाए, जो बाबल मंदब आप बनाए, जिब्राल्टर, ये सारी दुनिया के लिए। अब इस वक्त समुद्री तजारत 90% समुद्री तजारत है, तो उसके लिए समुद्र सबके साझे है, और सबको गुजरने का होगा तो तभी ये तजारत चलेगी, वरना ये नहीं चल सकती। तो इनको एक ना एक दिन ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और इस वक्त आखिरी ये ट्रांजिशन का पीरियड है, इसमें हर एक की कोशिश है जो ताकतवर कम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ा कर लें,
जो कि अल्टीमेटली खत्म होने हैं सारे कब्जे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? इंसानियत का, जब उनको समझ आ जाएगी, इंसानियत बच जाएगी। बिल्कुल। वो अभी तो देखें पूरी कायनात पड़ी हुई है जो आपने डिस्कवर करनी है। हाँ, और आप एक हिस्से को लेकर इतनी जंगो-जहद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है, और भी है। बड़ा बड़ा कुछ आपने ढूंढना है, चीज़ें करनी है। तो वो तो अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी तो हमने यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि ज़मीन के ऊपर हम समुद्रों पे तैर रहे हैं। कितने हमने चीज़ें ईजाद कर ली, कितनी दरियाफ्त कर ली। असूल अर्शमीदस के तहत हमने बड़े बड़े शिप्स बना लिए। हाँ जी, तो पूरे समुद्रों में तैरते फिरते हैं, टनों के हिसाब से तजारत होती है। इसी तरह से हवाओं में उड़ रहे हैं। हाँ जी, ये पहले तो नहीं था। इसी तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कायनात पर छुपी हुई, उनको दरियाफ्त करने की बात है, उनको डिस्कवर करने की बात है। उसमें कुछ कमें कर रही हैं, जो डिस्कवर करेंगी वो आगे निकल जाएंगी। और जो नहीं करेंगी वो पीछे रह जाएँगी। जैसे आपने कहा ना कि इक्वालिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। इक्वालिटी नहीं है, कभी वो कौम आगे निकल जाती है, कभी वो कौम आगे निकल जाती है। कोई जो आगे निकल जाती है वो सो जाती है, सुस्त पड़ जाती है। दूसरी जो है जो प्रोफेशनल चैलेंजेस को फेस कर रही होती फेस है कर रही वो होती आगे निकल जाती है, वो डिस्कवरीज कर लेते हैं। ये किसी के लिए, फिर हर एक के लिए ओपन है। नॉलेज को बढ़ाएं, चीज़ों को डिस्कवर करें, ताकतवर बन जाए, और कोई तरीका नहीं है। मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें हम वैसे बनी इसराइल के वाले से बात करेंगे उस वक्त करेंगे। एक किस्सा है कुरान मजीद में, सूरह बकरा में है, आयत नंबर 246 से लेकर 252 तक है। तालूत और जालूत का किस्सा है। तो उसमें बनी इसराइल जो है वो धक्के खाते, मारे खाते, जुल्म सहते। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ले गए मैदान में, तो वो दुआएं करते थे कि सारी कौमों में बादशाह होते हैं, हम मारे मारे फिरते हैं, हमारा भी कोई बादशाह हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उनको कहा कि तुम्हारा तालूत तुम्हारा बादशाह होगा। उन्होंने कहा तालूत तुम्हारा बादशाह होगा? वो तो फलां तालाब के पास चंद मवेशी रखे हुए हैं, बादशाहों के पास घोड़े होते हैं, बादशाहों के पास स्तबल होते हैं, बादशाहों के पास सोना चांदी होते हैं, उनके महल होते हैं। हाँ, तो तो वो कहाँ बादशाह वो कैसे बादशाह हो जाएगा मेरा? हाँ जी, एक तो ये बात। अल्लाह ताला की तरफ जवाब है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में है। फिर इल्म वल जिस्म में कि तालूत जो ना इल्म में और बहादुरी में या हिम्मत में, इन सब चीज़ों सबसे आगे है। वो ये दौर लाएगा आपका। फिर उन्होंने ये सवाल किए कि जो तालूत है वो तो बिन्यामीन के कबीले से है। आपको पता है ना, बनी इसराइल के 12 कबीले हैं, तो सबसे छोटा कबीला बिन्यामीन का कबीला था, उससे तालूत का तल्लक था। उनका था अगर हमारा बादशाह बनना ही था तो वो यहूदा से बनता, वो सैमुअल से बनता, जो बड़े थे, बड़े कबीले 12 कबीले उनके थे। तो ये सबसे छोटे कबीले का। तो उन्होंने कहा जी अहलियत है, उसमें कोई भी हो सकता है, और उसमें नॉलेज इज पावर एंड द करेज टू स्टैंड फॉर इट। ये इसका बुनियादी असूल है एक। और अल्टीमेटली वो हुआ। फिर उन्होंने फतवात की, उन्होंने पैलेस्टीन पर पहुँचे, उस इलाके का फतह किया, फिर उनकी हुकूमतें बनी। तलूत अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनी, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनी, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनी, उसी कबीले के उन्हीं लोगों की। तो ये एक मुस्तकिल, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रख सके, फिर ज़लीलो ख्वार हुए, फिर फतह कर लिया किसी ने। फिर वो इराक के बादशाह उठा, बख्त नसर उसका नाम था, नबूशंदर, जिसपे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी थे। उसने आके तो इनको फतह कर लिया, इनको गुलाम बना के ले गया, कैदी बना के ले गया इराक में। 100 साल इनको कैद रखा, इनके कबीला इतना लंबा चौड़ा। फिर ईरान से एक बादशाह उठा, जुल्कुरनैन, उसने, वो बड़ा रहमदिल बादशाह था, उसने इनको वहाँ से रिहा करवाया। फिर वापस उसे इसराइल भेजा जहाँ उनका आबाई वतन था, तो वहाँ पर किया। फिर उन्होंने गलतियाँ की, फिर मारे खाई, फिर आगे पीछे सारा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये एक मुस्तकिल चीज़ नहीं है। जो एक नॉलेज में आगे बढ़ेगा उसको उसको उसका फ़ायदा होगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। जैसे आपने बोला कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ऑलवेज विन नॉलेज। ऑलवेज। ऑलवेज। बातें तो चलती रहेंगी, और माशाल्लाह से अभी भी जो आपने बातें की हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को मिल गई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन लेंगे डॉक्टर साहब से। होप्स हो कि आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।